अनुवाद एक ज्ञान अनुशासन बनने के बाद अपनी प्रक्रिया एवं सरोकारों में बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में समझा जाने लगा। अनुवाद अध्ययन के रूप में पहचान बनाने के बाद अब अनुवाद केवल भाषिक रूपांतरण तक ही सीमित नहीं रह गया। इसके साथ साथ अनुवाद की स्वतंत्र सत्ता रेखांकित की जाने लगी। इसीलिए अनुवाद के मुद्दे भी बदले और पुराने मुद्दों की नई व्याख्याएं भी होने लगी। हम जानते हैं कि अनुवाद की एक स्वतंत्र अस्मिता हो गई है, स्वतंत्र इकाई हो गई है। अब वो भाषा विज्ञान का कोई हिस्सा नहीं रहा और वो केवल लिंग्विस्टिक एक्सरसाइज नहीं रहा है। इसी तरह से तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में भी उसकी स्वतंत्र इकाई हो के रूप में मान्यता हो गई है, बल्कि उसने सेंट्रल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। और तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अनुवाद एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर स्टडी हो गया है। तो अनुवाद के मुद्दे बदले हैं, उनके सरोकार बदले हैं, उनके परिप्रेक्ष्य बदले हैं। इन सभी संदर्भों में उन मुद्दों की, पुराने मुद्दों की भी नई व्याख्याएं होने लगी हैं और कुछ नए मुद्दे जुड़े हैं। जैसे अनुवाद के साथ सबसे पुराना मुद्दा जुड़ा हुआ है निष्ठा का, फाइडेलिटी का प्रश्न है। लेकिन पहले जब हम लोग फाइडेलिटी से आशय समझते थे तो भाषा के स्तर पर फाइडेलिटी थी, भाषिक रूपांतरण के स्तर पर फाइडेलिटी थी। तो अब डॉक्टर अनामिका से हम जानना चाहेंगे शिक्षार्थियों कि फाइडेलिटी का पर्सपेक्टिव कैसे बदला है, किसके प्रति निष्ठा, क्या टारगेट ऑडियंस के प्रति, मूल भाषा के प्रति, मूल पाठ के प्रति, एक समग्र इकाई के रूप में, या निष्ठा का सरोकार या फाइडेलिटी किसके प्रति होनी चाहिए, उसका परिप्रेक्ष्य किस संदर्भ में आप देखती हैं डॉक्टर अनामिका? अनुवाद को राजेंद्र जी हम सब समझते हैं एक सांस्कृतिक संवाद के रूप में अब देखा जा रहा है। तो कल्चरल एक्सचेंज की भूमिका बहुत बढ़ गई है क्योंकि हम विश्वग्राम बनाना चाहते हैं। तो संस्कृतियों के संवाद का नियोजक हो गया है अनुवाद। तो वफा शब्द जो है, निष्ठा शब्द जो है, समाज में भी आप देखते हैं कि उसका अर्थ बदल गया है। पहले कुत्तों के संदर्भ में और स्त्रियों के संदर्भ में फाइडेलिटी की बात की जाती थी तो उसका अर्थ अलग होता था। ब्लाइंड फॉलोइंग है ना, दुम हिलाने के संदर्भ में भी जो कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। अब समाज में भी, साहित्य में भी, जानतांत्रिकरण के कारण और अनुवाद शास्त्र में भी दोस्ती, वफादारी और निष्ठा का प्रश्न दोस्ती का प्रश्न हो गया है। एक पाए पर बैठे हैं, सहचारी एक तरह से, जैसे हम और आप बैठ के संवाद कर रहे हैं, वैसे दो संस्कृतियां एक ही चटाई पर या एक ही कुर्सी पर, एक ही धरातल पर बैठकर संवाद कर रही हैं। और जैसे दोस्ती में होता है कि कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता, बराबर का। और जो वैशिष्ट है अच्छी दोस्ती जैसे ऐसी होती है कि आपका भी रंग बना रहे, मेरा भी रंग बना रहे। मतलब आप सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के सामरस्य की बात कह रही हूँ। अगर अमीर खुसरो की वो पंक्ति देखें, पहले औपनिवेशिक दोहन हुआ करता था तो जो प्रभावशाली भाषा थी अंग्रेजी जैसे, वो अपने रंग में रंग लेती थी आधार भाषा को। लेकिन अब क्या है कि अमीर खुसरो की तरह से कहें या गीत गोविंद की तरह से कहें तो अपने ही रंग रंगलीनी रे मुझसे नैना मिला के दो संस्कृतियां आंखें मिला रही हैं बराबर में। और छाप तिलक सब छीनी वाली बात अगर हो भी तो भी एक धरातल पे संस्कृतियां बैठी हैं और एक दूसरे से होली खेल रही हैं, बराबरी का है। अपने ही रंग रंगलीनी में चित्त का रंग एक दूसरे पर डालना है ताकि वैशिष्ट्य भी बना रहे संस्कृति का और एक धरातल भी बना रहे। जी, इसका अर्थ ये है कि उसमें न तो मुख्य भाषा यानी स्रोत भाषा महत्वपूर्ण है, न जो लक्ष्य भाषा महत्वपूर्ण है, पर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सरोकार हम जानना चाहते हैं कि अनुवादक की दृश्यता का प्रश्न ज़्यादा उभर करके आया है। जैसे कि वो ट्रांसलेशन को कितनी लिबर्टी मिलनी चाहिए, कितनी छूट मिलनी चाहिए, क्या वो मूल भाषा के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को अपने ढंग से बदल सकता है, नहीं बदल सकता है,
कितनी रियायत मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिलनी चाहिए। जैसे एक संदर्भ से कहें कि ऑक्टेवियो पाज कहते हैं कि ट्रांसलेशन क्या करता है, जो ट्रांसलेशन करता है असल में वो ट्रांसलेटर का कार्य है। तो उस प्रक्रिया में कि इट लिबरेट्स फ्रॉम द कन्फाइनमेंट ऑफ द ओरिजिनल, तो जो उसकी बाधाएं हैं मूल भाषा, मूल लक्ष्य के सरोकारों के साथ, उन दीवारों को वो अनुवादक ढहाता है, तोड़ता है, समतलीकरण करता है, लक्ष्य भाषा में ले जाते हैं। आप किस ढंग से इसको भी मैं एक रूपक के सहारे कहना चाहूँगी कि जैसे साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सौंदर्य शास्त्र का ये जो नियम है कि मतलब चिलमन से लगे बैठे रहो, साफ छुपो भी नहीं और सामने आओ भी नहीं, लेकिन इतना भी, हाँ, खूब पर्दा। अब औरतों के संदर्भ में भी इसमें अगर मैं देखूं तो इतनी तो पर्दादारी चाहिए कि ठीक है सामने वाले को भी बोलने दिया जाए, लेकिन असूर्यम पश्या होने की ज़रूरत भी नहीं। अपने रंग में सामने आने का एक वैभव होता है। दूसरे भाषा घर में नया पाठ अगर ब्याहा गया, अगर ऐसे कहो, तो अच्छी जो ससुराल होगी वो बहू को भी स्पेस देगी कि वो दिखे अपने हिसाब से, अपनी बात सामने रख के। इसीलिए एक सांस्कृतिक आवाजाही का जो ये चक्र है, उसमें अगर थिक ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें प्रीफेसिंग भी होती है, फुट नोटिंग भी होती है, आफ्टर वर्ड भी दिया जाता है, बहुत पैरेंथेसिस का भी प्रयोग होता है, उसमें ये बोलने का अवकाश ट्रांसलेटर को मिलता है। वो दिखता रफ ट्रांसलेशन, पहले स्मूथनेस पे जोर दिया जाता था कि एकदम ही ऐसा हो कि अनुवाद जैसा लगे ही नहीं। अब ये कहते हैं कि नहीं, अनुवाद है तो अनुवाद की तरह, खासकर उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद कहते हैं कि हम अपना ढंग, अपना वर्चस्व, अपने ढंग की जो हमारी बोली बानी की विशेषताएं हैं वो लेकर हम प्रकट हों, और अनुवाद वाले को लगे, पढ़ने वाले को भी वो अनुवाद पढ़ रहा है। ये बहुत बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जी, अब जाहिर सी बात है जब हम लोग इन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, ट्रांसलेटर्स लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये राजभाषा के अनुवाद से जुड़े सरोकारों से, कार्यालय अनुवादों से सरोकार नहीं रखता है। विमर्शों के अनुवाद की चर्चा करते हैं, और इसी संदर्भ में हम देखें कि जो एक लिंग्विस्टिक एक्सरसाइज नहीं जब हम मानते हैं, तो इसका मतलब कि कितनी रियायत दी जाए। जैसे विजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर की अभी जो हम लोगों ने चर्चा की, वो असल में एक नया परिप्रेक्ष्य इसके साथ, जैसे हम जानते हैं कि लॉरेंस वेन्यूटी की जो पुस्तक है विजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर, असल में वो इनविजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर का जिक्र करते हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। इस विजिबिलिटी के क्रम में क्या मूल पाठ के साथ कुछ अन्याय नहीं हो जाता है, जिसे अगर दूसरे ढंग से हम एक मुहावरे के या एक कथन के माध्यम से देखें तो सुजीत मुखर्जी कहते हैं ट्रांसलेशन एज पर्जरी, कभी कभी झूठी गवाही के रूप में भी आ जाता है सामने। लीगल डॉक्यूमेंट हो तो उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर अभिधात्मक अनुवाद हो तो आप फैक्ट्स के साथ, वो सैक्रोसैंक्ट है, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बल्कि वो अनुवाद का दोष हो जाता है। लेकिन जहाँ पर व्यंजना का, आप व्यंजना में तो बहुत आकाश होता है, दो शब्दों के बीच बहुत आकाश फैला होता है, और आकाश को आप अपने ढंग से व्यंजित कर सकते हैं अपने सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल। तो मैं तो साहित्यिक अनुवाद की ही बात कर रही हूँ ज़्यादा, और उसमें खासकर अस्मिता प्रधान जो अनुवाद होते हैं, उसमें कभी कभी अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ती है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, सामने आना पड़ता है। अगर जैसे एक उदाहरण मैं दूं, मेडिकल इंटरप्रिटेशन में भी जो होता है, अभी मैं एक उदाहरण पढ़ रही थी कि एक इंटरप्रेटर गए वहाँ के अस्पताल में, इंग्लैंड के, और दो डॉक्टरों ने इटालियन में आपस में ही बात शुरू कर दी, वो मरते हुए पेशेंट के सामने। और वो पेशेंट तो समझ गया कि जैसे ही भाषा बदली गई कि कुछ गंभीर बात हो रही है हमारे बारे में, शायद बचने वाला नहीं हूँ। तो इंटरप्रेटर ने कहा कि जो आप अभी कह रहे हैं क्या मैं इसके सामने कह दूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके सामने क्यों कहोगी, तो कल का मरता आज मरेगा। तो ये एक एथिकल प्रश्न हो गया। तो फिर उसने, इंटरप्रेटर ने कहा, अपनी आवाज़ दिखाई, तो फिर आप लोग बाहर जाके बात करें। तो ये एक एथिकल इंटरवेंशन हो गया। जब दो संस्कृतियां बात कर रही हैं
और तीसरी तीसरी दूसरी एक भाषा में बात करनी जो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, तो अनुवादक को सामने आए बिना वो एथिकल स्टैंड ले नहीं सकता। अगर आप कोई पाठ ऐसा अनुवाद कर रहे हैं जिसमें डेनिग्रेट किया जा रहा है किसी को, या उसका सांस्कृतिक पर्याय आपको नहीं मिल रहा, तो आप अपने ढंग से तो सामने आएंगे ना, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी आपको निभानी है। जी, आपने रोचक प्रसंगों के माध्यम से इसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया। इसको मुझे उम्मीद है कि हमारे शिक्षार्थी इससे लाभान्वित होंगे। अनुवाद के मुद्दों में निष्ठा, फिडिलिटी प्रमुख मुद्दा है, जो पुराना तो है किंतु उसका सरोकार बदला है। निष्ठा पाठ की प्रकृति के प्रति, पाठकों के प्रति आदि दृष्टियों से भी समझी जाने लगी। इसी तरह अनुवादक की दृश्यता, अनुवाद की राजनीति, अस्मिताओं, जेंडर तथा दलित विमर्श का अनुवाद में सांस्कृतिक मोड़ जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, अनुवाद के क्षेत्र में एक सांस्कृतिक मोड़, कल्चरल टर्न की बात एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। और कल्चरल टर्न जैसे एंड्रे लेफेयर का ये क्वाइन टर्म है, उन्होंने एक अध्याय का शीर्षक ही बनाया है, लिटरेरी ट्रांसलेशन उनके टेक्स्ट है सुजन बेसनेट और एंड्रे लेफेयर का। एक दूसरे लेख उनका ट्रांसलेटिंग द अदर, कंपोजिंग अदर में वो एक कॉन्सेप्चुअल ग्रिड और टेक्सचुअल ग्रिड की बात करते हैं। तो इस कल्चरल टर्न का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। पोस्ट कॉलोनियल या उत्तर औपनिवेशिक जो अनुवाद हैं, जिसमें सांस्कृतिक आवागमन की बात होती है, उसमें खासकर सांस्कृतिक रंग सामने रखने की बात की जाती है। और उसमें कल्चर पहले जैसे मक्षिका स्थान है, मक्षिका और वर्ड के लिए वर्ड और सेंस के लिए सेल और इक्विवेलेंस की कई धरातल टटोले जाते थे। अब सांस्कृतिक रंग ही सामने लाने की बात की जा रही है, और ये पोस्ट कॉलोनियल एंगल है जिस पर ज़्यादा बातें की जा सकती हैं। और इसमें बहुत सारे उदाहरण, जैसे गांधी को ही एक अनुवादक के रूप में अगर हम सामने रखें, एक साधारण सी बात, तो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए सबसे पहले उस लीगल डॉक्यूमेंट का अनुवाद किया था जो अंग्रेज़ी में उन्हें उपलब्ध हुआ था। उन्होंने वहाँ एक लॉयर के साथ मिलकर गुजराती में उसका अनुवाद किया कि उनके न्यूएंसेस हमें समझ में आए, हमें आंदोलन करना है तो अपनी मातृभाषा में मैं पढ़ूंगा, उसको अपने सांस्कृतिक रंग में देखूंगा, तब अपने लोगों को समझा पाऊंगा। इसी तरह अनटू दिस लास्ट का अनुवाद करते हुए भी जो बाइबल की कहानी है उसको उन्होंने सर्वोदय कहा, अंत्योदय न कहा कि सर्वोदय कहा। तो ये सांस्कृतिक रंग बदल दिया ना, अंत्योदय को सर्वोदय की व्याप्ति अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में दी। तो ये जो करता है मनुष्य, ये अपने, क्योंकि अनुवादक जैसे दुनिया में सारी जितने भी ध्रुवांत हैं, पर्सनल, पॉलिटिकल, सेक्रेड, प्रोफेन, कॉस्मिक, कॉमन प्लेस, उसी तरह मूल और ट्रांसलेटेड, इनका भी पदानुक्रम टूटा है। और दोनों को एक ही धरातल पर ये माना जाता है कि ट्रांसलेटर भी आर्टिस्ट है, और वो एक सजग आर्टिस्ट है, और वो अपना दिमाग लड़ाएगा और उसको कल्चरल टर्न देगा, अपने सांस्कृतिक पर्याय डालेगा। वो एक इनर्ट मशीन नहीं है। तो इसलिए इस कल्चरल टर्न की बहुत बहुत स्कोप है, और इसमें इंटरवेंशनिस्ट, कल्चरल इंटरवेंशनिस्ट की तरह से जो आता है सामने अनुवादक, उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ ट्रांसलेटर्स पर बहुत निगाह रखी है। वर्ल्ड वॉर के समय में ही उनको डिकोड करने के लिए लिखा जाता था कि वो इंटेलिजेंट लोग थे जो कि बहुत सारे गूढ़ रहस्य समझ जा सकते थे। और अभी भी जितने भी उस तरह के सख्त साम्राज्य हैं उसमें अनुवादकों पे नज़र रखी जाती है, उनसे बचा, क्योंकि वो उस अपनी संस्कृति के सबसे ज़्यादा तेजस्वी लोग माने जाते हैं। एक कल्चरल इंटरवेंशनिस्ट के रूप में उनकी भूमिका, और किसी भी साहित्य में आप देखेंगे जो बाइलिंगुअल होते हैं, हर भाषा एक खिड़की है, और जितनी खिड़कियां आपके सामने खुली होंगी आपकी जीवन दृष्टि उतनी ही गजीन होगी। तो ट्रांसलेटर की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब अनुवाद के मुद्दों के संदर्भ में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अस्मिताओं के अनुवाद की भी चर्चा होने लगी है। अस्मिताओं के अनुवाद
से संबंधित ऐसा नहीं कि पहले अनुवाद नहीं हुए, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में हमने उस पर विचार नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री विमर्श की रचना है या स्त्री के द्वारा लिखी गई कोई रचना है, उसका अगर एक कोई स्त्री अनुवाद करे तो क्या पाठ होगा, और अगर पुरुष अनुवाद करे, एक्सपीरियंस्ड रियलिटी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ट्रांसलेटिंग जेंडर एंड ट्रांसलेटिंग कास्ट या दलित डिस्कोर्स, इन दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है राजेंद्र जी कि जहाँ असहमति हो वहाँ फुटनोट में, जैसे कि मैंने इंटरप्रिटेशंस की बहुत जीवनियाँ, इंटरप्रेटर्स की बहुत जीवनियाँ पढ़ी, उन्होंने कुछ रोचक प्रसंगों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमें, जब मैं मंच पे भी होता हूँ और किसी का इंटरप्रेट कर रहा होता हूँ और मैं असहमति होती है जिससे जो बोल रहा है उससे मुझे असहमति है, तो मैं सीधा ही अनुवाद करके सामने रख दूंगा, तो सामने वाली जनता यही सोचेगी कि मैं इसमें हाँ मिला रहा हूँ जबकि मेरी असहमति है। तो मैं क्या करता हूँ कि थर्ड पर्सन में कह देता हूँ, ही सेज दैट दिस इज सो एंड सो। इसका मतलब कि मैं सहमत नहीं हूँ, और फुटनोट में जोड़ता हूँ कि भाई ये कह रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन में या जाति वाले ट्रांसलेशन में आपकी फुटनोटिंग की और प्रीफेसिंग की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। पहले अनुवाद को कहते थे कि ट्रांसपोर्ट, कुली की तरह एक जगह से, या लता की तरह समझिए कि अनुवाद था, आधार मूल से उसको लता, अमर लता की तरह लिपटा रहना होता था। अब के ट्रांसलेशन आप देखेंगे कि बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, इधर फुटनोट इधर प्रीफेस, एकदम लंबे चौड़े, बहुत सारी धाड़ें उसकी होती हैं। तो ये तो सांस्कृतिक पुल की तरह से ये बहुत ही बड़ा ये अभियान हुआ है ना, और इसीलिए फुटनोटिंग की ज़रूरत होती है कि जहाँ असहमतियाँ वहाँ समझ में आ जाए। तो फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन में जहाँ स्त्री को डेनिग्रेट किया जा रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है, या उसको सिर्फ एक कमोडिटी के रूप में उसका जैसे रीतिकाल को ही अगर कुछ अनुवाद कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, तो अगर ये देख रहा है कि स्त्री को कोई मतलब वो कुट्टिनी ही होती है, या हर बूढ़ी औरत कुट्टिनी ही होती है, अरे हर बूढ़ी औरत तो कुट्टिनी नहीं होगी ना, इसमें आपकी तो असहमति होगी। तो वहाँ पर आपको तो आप, और पद्मिनी नायिकाएं जो होती हैं उनके मन में भी त्रास हो सकता है ना, हमेशा वो मुस्कुराती हुई तो नहीं हो सकती। तो अगर आपको उसका फुटनोट, उसको असहमति है अगर आप मूल पाठ से, तो आप कहाँ व्यक्त करेंगे, या तो प्रीफेस में या इसमें। इस तरह से उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जाति के संदर्भ में भी यही होता होगा। मैंने ब्लैक राइटिंग्स के अनुवाद पढ़े हैं, तो उसमें जहाँ पर भी बायस है, कहीं तरह का पूर्वाग्रह है, तो वहाँ पर असहमति, मूल की तो का स्वर तो सुनाई ही पड़ना चाहिए, लेकिन असहमति भी दर्ज हो जानी चाहिए। जी, आपने रोचक ढंग से इस बात को प्रस्तुत किया। अब हम इसी चर्चा को थोड़ा सा दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। कनाडियन स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन ने खासतौर से ये बताने की कोशिश की कि एक तरह का रिएक्शन है जॉर्ज स्टेनर का जो अनुवाद सिद्धांत है, उसमें उन्होंने 4 चीज़ें बताई कि ट्रस्ट है, एम्बॉडीमेंट, पेनिट्रेशन एंड हार्मोनियाटिक्स। तो ये उसकी प्रतिक्रिया में लिखा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पुरुष अनुवादक है वो शायद अनुवाद की मूल संरचना से न्याय नहीं कर सकता है अगर उसकी रचनाकार स्त्री है। तो ऐसा नहीं है। संवेदना का विकास तो देखिए, हर विमर्श एक तरह की पहल है संवेदना के विकास के लिए, संवाद के लिए। अगर इस पर विश्वास नहीं हो कि सामने वाला जो है वो संवेदित हो सकता है, तो संवाद होगा ही क्यों? आखिर अनुवाद तो एक संवाद ही है ना। अगर हर स्त्री सामने की मान के बैठेगी कि सामने वाला संवेदित नहीं हो सकता, या अपवाद के रूप में भी पुरुष संवेदित नहीं होते, ऐसा तो नहीं है ना। एक से एक चरित्र स्त्रियों के वेधक चरित्र पुरुष लेखकों ने भी क्रिएट किए हैं। पूर्वाग्रह जो एक तरह का मोतियाबिंद है, आदमी जानेगा तभी तो मानेगा ना, जानना ही मानना है। कई बार मोतियाबिंद हो जाता है तो दिखता ही नहीं कि क्या सामने वाले को पूरा साफ नहीं दिखता। तो विमर्श जो है ना, एक तरह की फीको सर्जरी, वो मोतियाबिंद हटा देते हैं कि ताकि साफ साफ दिखे कि कौन है सामने, मनुष्य ही बैठा है। मनुष्य के इसमें भी एक धड़कता हुआ हृदय है, इसमें भी एक तकलीफ, एक ऐसी देह है जो तकलीफ पा सकती है। तो इस तरह की संवेदना का विकास करने के लिए ही
अनुवाद होते हैं या कोई भी विमर्श होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई संवेदित पुरुष है तो वो नहीं कर सकता, आखिर परकाया प्रवेश तो होता ही होता है जी। इसी प्रसंग से जुड़ी हुई बात है अनामिका जी, कि जब हम अनुवादों की बात करते हैं तो औपनिवेशिक प्रसंग में, ख़ासतौर से भारत में जो अनुवाद हुए हैं उसके संदर्भ में जो राजनीति है, उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसको किस रूप में देखते हैं? अनुवाद की राजनीति एक मुद्दा है, अनुवाद का मुद्दा है। बिल्कुल, इसीलिए उसको साइट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। साइट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि आपको वही समरी, आप जैसे शकुंतला का अनुवाद हुआ या आर्ष ग्रंथों के अनुवाद हुए, अगर उस तरह से देखा जाए लॉर्ड मैकेलॉ के हिसाब से तो अरे भारत की किताबें क्या थी, सार संक्षेप कर दो, और बहुत ही ज़्यादा सरलीकृत सार संक्षेप कर दो। उसके जो न्यूएंसेस हैं, उसके जो शब्दों के बीच में फंसा हुआ आकाश है, उसके निनाद नहीं सुनो। उसके प्रति वही बात है, दे सीइंग दे डोंट सी, हियरिंग दे डोंट हियर, बाइबल की लाइन है कि देख के भी अनदेखा करना और सुन के भी न सुनना। एक बायस हो जाने से ऐसा हो जाता है। तो ये जो सरलीकृत अनुवाद थे जिसमें सार संक्षेप दिया जाता था, कई बार अर्थ का अनर्थ भी कर दिया जाता था, उसके प्रतिरोध के रूप में इस तरह के अनुवाद होने लगे कि उसके अर्थ वैभव खुले, उसका अर्थ का आकाश विस्तृत हो। पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन ने सबसे बड़ी बात है कि उसने समानांतर पाठ विकसित किए। जो पहले अनुवाद हो चुके थे उसके समानांतर अब के जो पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेटर हैं सबसे पहले संस्कृति की समझ विकसित करते हो। कैनिबलिज्म वगैरह की जो आपने चर्चा अभी एक तरह से मतलब की, उसमें कैनिबलिज्म में होता क्या था कि आप सेक्रेड समझ के ही खाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि प्रसाद की तरह पूरा पचा लीजिए, खा लीजिए, उसके बाद सामने लीजिए संस्कृति को। तो वो एक तरह की बात है कि पहले आत्मस्थ कर लेना। आनंदवर्धन और राजशेखर ने भी वही पाठ, एक शब्द दिया था अयोनी टेक्स्ट, कहते थे कि वही टेक्स्ट जिसको हम भाष्य कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, उसमें क्या अच्छे जो पाठ होते हैं उसमें इतना अवकाश होता है कि वो अन्य पाठों को जन्म दे सके, है ना। इसीलिए अयोनी टेक्स्ट होता है जो उसमें जो, और जैसे एक टेक्स्ट जैसे महाभारत है, वो अयोनी टेक्स्ट नहीं, क्योंकि उसने कितने सारे और ग्रंथों को उपजीव्य बनाया। तो उस तरह के जो टेक्स्ट होते हैं उनसे अंतःपाठीय संवाद साधना पड़ता है अनुवादक को, इंटरटेक्चुअलिटी जिसको कहते हैं, एक टेक ऑफ पॉइंट बनाना पड़ता है। उसमें बहुत सारी गुंजाइशें हैं। एक तो वो हुआ है बहुत बड़ा डिपार्चर पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन में, और दूसरा है कि कविता के ट्रांसलेशन में तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी समानांतर टेक्स्ट भी विकसित कर सकता है। एक तो आप लिटरल अनुवाद का कर लें, है ना, और एक जो व्यंजक अनुवाद है उसका, एक जुड़वा बच्चा जैसा, तो नई दुल्हन नए घर में जाए तो पीछे पीछे एक दाई भी जाए और वो उसको बताए नए घर को कि इसके हमारे घर की क्या परंपराएं होती थी। तो ट्रांसलेटर एक तरह का लोकनी होता है, वो बताता है दूसरे को कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, इसको अपने नए घर में एडजस्ट कराना है करा लो, लेकिन इतना भी मत कराओ कि इसका गला ही घोट दो। इसी को हम लोग डोमेस्टिकेशन कह सकते हैं। डोमेस्टिकेशन तो कह ही सकते हैं, फॉरेनाइजेशन की। लेकिन अब बात होती है कि हम वो कहते हैं कि नहीं हम फॉरेन है तो हम फॉरेन ही लिखेंगे। जैसे दांत किसी किसी का होता है ना, सोने का होता है, तो वो दमकना चाहिए कि सोने का जी। तो इसी तरह हर संस्कृति, अगर हमारी दुनिया कितनी नीरस, बेजान, बेरंग हो जाएगी, अगर सारी दुनिया एक ही तरह का कपड़ा पहने, एक ही तरह का खाना खाए, एक ही तरह की भाषा बोले, अरे इतने सारे रंग हैं संस्कृतियों के, तो सभी अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ सामने आएंगे, तभी तो एक नई दुनिया बनेगी। अनामिका जी, आपका बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा सा समय निकाला और इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा की हमारे शिक्षार्थियों से। आपने अनुवाद के विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न कोणों से प्रकाश डालने का प्रयास किया और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे शिक्षार्थी इससे बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि इतने जटिल प्रश्न को इतनी सरसता के साथ, इतनी रोचकता के साथ आपने अपने वैभव के साथ, अपने ज्ञान कौशल के साथ और सरल भाषा में बताने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।